रुचि, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि किस तरह से टी सेल का डेवलपमेंट होता है थाइमस के अंदर और दो तरह की टी सेल्स बनती हैं, टी सेल्स विद CD4 प्रोटीन, टी सेल्स विद CD8 प्रोटीन यानी हेल्पर टी सेल्स एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। लेकिन ये जो सेल्स बनती हैं ये नाइव स्टेज में होती हैं, ये जाके हो जाती हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में इकट्ठा और ये होती है नाइव स्टेज में, यानी इन्हें नहीं मालूम इनका फंक्शन क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस तरह से जो हेल्पर टी सेल्स हैं उनका एक्टिवेशन होता है। ठीक है, तो ये तो हम सब जानते हैं कि एपीसीज होती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और ये कैसे बनती हैं, मैक्रोफेजेस हो, डेंड्रिटिक सेल्स हो या बी सेल्स हो। ये क्या करती हैं, ये जब भी कोई एंटीजन एंटर करता है बॉडी में तो ये उस एंटीजन को डाइजेस्ट करती हैं, पार्शियली डाइजेस्ट करती हैं और उसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में चॉप कर देती हैं और उस फ्रैगमेंट्स को अपनी सरफेस पे डिस्प्ले करती हैं। तो इन्हें बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जो एंटीजन फ्रैगमेंट को अपनी सरफेस पे डिस्प्ले करती हैं। और ये डिस्प्ले किसके थ्रू करती हैं, ये करती हैं MHC सेकेंड प्रोटीन के थ्रू। एंटीजन कुछ भी हो सकता है, एंटीजन ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं, बट ये पॉलीसेक्राइड्स भी हो सकते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो सपोज अगर वो प्रोटीन है तो उसको ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ देती हैं और ये फ्रैगमेंट्स होते हैं पेप्टाइड्स, जो अपनी सरफेस पे ये डिस्प्ले करती हैं थ्रू MHC सेकेंड प्रोटीन। MHC क्या होती है, MHC होती है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो सरफेस पे पाई जाती है। ठीक है, MHC की जो होती है 3 क्लासेस होती हैं, MHC क्लास 1, MHC क्लास 2 एंड MHC क्लास 3। इसमें जो MHC क्लास 1 एंड MHC क्लास 2 प्रोटीन है ये जो होती है ये इम्यूनिटी में हेल्प करती है, जबकि MHC क्लास 3 प्रोटीन जो होती है ये एक सिग्नलिन प्रोटीन है। तो MHC क्लास 1 जो प्रोटीन होती है ये पाई जाती है जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, न्यूक्लिएटेड यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ये उनकी सरफेस पे पाई जाती है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स विद न्यूक्लियस एक्सेप्ट RBCs, क्योंकि RBCs में न्यूक्लियस नहीं होता। तो जितनी भी यूकैरियोटिक न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनकी सरफेस पे MHC1 प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन का काम क्या होता है कि जब भी कोई सेल पैथोजन से इन्फेक्ट होती है, पैथोजन कुछ भी हो सकता है वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, तो जब ये सेल्स उससे इन्फेक्टेड होती हैं तो ये उस पैथोजन के फ्रैगमेंट को अपनी सरफेस पर डिस्प्ले करती हैं और ये दूसरी इम्यून सेल्स को सिग्नल देने का काम करती हैं कि आई एम इन्फेक्टेड, तो आके मुझे डिस्ट्रॉय कर दो या किल कर दो। एक्चुअली इम्यून सिस्टम में क्या होता है कि जो भी सेल इन्फेक्टेड होती हैं इम्यून सेल्स उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उन्हें किल कर देती हैं। तो जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये जो पिंक डॉट्स हैं ये वायरस, जैसे कोई भी पैथोजन है, चाहे हम लेके चलते हैं वायरस है, ये वायरस को शो कर रहे हैं और ये फ्रैगमेंट जो है ये MHC1 प्रोटीन उसके फ्रैगमेंट को डिस्प्ले कर रही है। तो ये काम होता है MHC1 प्रोटीन का, ये सभी यूकैरियोटिक सेल की सरफेस पे पाई जाती है। जबकि MHC सेकेंड प्रोटीन जो होती है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस पे पाई जाती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मैक्रोफेजेस भी हो सकती हैं, डेंड्रिटिक सेल्स भी हो सकती हैं या बी सेल्स भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे यही बात हो रही थी कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं उनकी सरफेस पे पाई जाती है MHC सेकेंड प्रोटीन और इसी से जो एंटीजन फ्रैगमेंट होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं और ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ये अपनी सरफेस पे इन एंटीजन फ्रैगमेंट को डिस्प्ले करती हुई ये जाती हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन तक। वहाँ पर जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है वहाँ बहुत सारे CD4 टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये जो CD4 टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं नाइव स्टेज में। नाइव स्टेज का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेज, यानी ये जो CD4 टी सेल्स या हेल्पर टी सेल्स वहाँ प्रेजेंट है वो इनएक्टिव स्टेज में है, यानी उन्हें नहीं मालूम उनका फंक्शन क्या होता है। तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं यही CD4 टी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। अब ये एक्टिवेशन कैसे होता है आइए ये समझते हैं। अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जब ये जाती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में तो ये डिफरेंट टाइप्स की टी सेल्स से ये एनकाउंटर होती है। जब मैंने आपको डेवलपमेंट बताया था थाइमस में टी सेल्स का, तब मैंने बताया था कि ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट उनके सरफेस पे एक तो CD4 या CD8 प्रोटीन डेवलप होती है, साथ में TCR भी डेवलप होता है, TCR भी एक्सप्रेस होता है। TCR मतलब टी सेल रिसेप्टर डेवलप होते हैं। एक्चुअली जो टी सेल रिसेप्टर होते हैं, जब मैं इनका स्ट्रक्चर बता रही तो मैं बता रही थी कि इनके 2 रीजन होते हैं, एक तो होता है कॉन्स्टेंट डोमेन, एक होता है वेरिएबल डोमेन। ये जो कांस्टेंट डोमेन होता है ये सभी TCR में एक सा होता है, लेकिन जो वेरिएबल डोमेन होता है ये वेरी करता है अलग अलग टी सेल्स के TCR में। एक ही सेल के TCR जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, है ना, लेकिन जो अलग अलग सेल के TCRs होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो वो अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल रीजन है या वेरिएबल डोमेन है वो अलग अलग होता है हर टी सेल के TCR में।
ये जो वेरिएबल डोमेन है ये अलग अलग होते हैं। तो इसके पीछे ये वेरिएबल, इनके वेरिएशन के पीछे का रीज़न क्या होता है? इनके वेरिएशन के पीछे का रीज़न होता है क्रोमोसोम नंबर 6। एक्चुअली जो टी सेल्स होती हैं उनके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम 6 जो होता है उसकी शॉर्ट आर्म्स में जो जीन्स होते हैं उन जीन्स में शफलिंग होती है या जीन रीअरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ टीसीआर बनते हैं। बहुत सारे बिलियंस ऑफ टाइप्स के टीसीआर्स बनते हैं और यानी ये जो वेरिएबल रीज़न होता है ये अलग अलग होता है इसी जीन रीअरेंजमेंट की वजह से। तो इसी वजह से जो अलग अलग टी सेल्स हैं उनके टीसीआर्स भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो बिलियंस ऑफ टाइप के टीसीआर्स पाए जाते हैं। एक टी सेल में जो टीसीआर होगा उसकी सरफेस वो सारे टीसीआर एक से होंगे, लेकिन अलग अलग सेल्स में अलग अलग टाइप के टीसीआर्स होते हैं। तो इस जो कहना चाहिए डाइवर्सिटी है, इसका रीज़न क्या होता है, इसके पीछे का पर्पस होता है, अच्छा ये जो टीसीआर डेवलप होते हैं ये एंटीजन के एंटर करने से पहले ही डेवलप हो चुके होते हैं, ठीक है। तो इस डाइवर्सिटी का जो मेन पर्पस है वो ये है कि कोई भी एंटीजन अगर एंटर करता है तो हर पॉसिबल एंटीजन के साथ ये इंटरेक्ट कर सके। इस वजह से ये डाइवर्सिटी होती है और डाइवर्सिटी होती है जीन रीअरेंजमेंट के कारण। जो मैंने अभी आपको बताया ये जीन रीअरेंजमेंट कहाँ होता है? क्रोमोसोम 6 की शॉर्ट आर्म के जो जीन्स होते हैं उनमें रीअरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से ये डाइवर्सिटी होती है टीसीआर की। तो जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पहुंचती है तो वो एनकाउंटर होती है डिफरेंट टाइप्स की CD4 टी सेल्स के साथ विद डिफरेंट टीसीआर। तो उनमें से वो टीसीआर जिसका जो स्ट्रक्चर है वो इस एंटीजन के फ्रेगमेंट के स्ट्रक्चर से करस्पॉन्ड करता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हम वैसे तो बिलियंस ऑफ टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ हम लेके चल रहे हैं ये 4 डिफरेंट टाइप्स के CD4 टी सेल्स हैं जिनमें अलग अलग तरह के टीसीआर हैं, ठीक है, अलग अलग शेप्स के हैं। तो अब जैसे ये जो एंटीजन फ्रेगमेंट आप देख रहे हो ये है, जैसे ट्रायंगल हमने बनाया, सपोज ये ट्रायंगल शेप का है, तो इस शेप का यानी इस एंटीजन फ्रेगमेंट के करस्पॉन्ड इनमें से जो टीसीआर है वो ये है टीसीआर, ठीक है। तो वो टी सेल्स जिसका जो टीसीआर है यानी टी सेल रिसेप्टर वो करस्पॉन्ड करता है एंटीजन फ्रेगमेंट से, वो अपने एंटीजन फ्रेगमेंट को, अपने स्पेसिफिक फ्रेगमेंट को रिकॉग्नाइज करता है और उससे जाके बाइंड कर जाता है और उसकी बाइंडिंग से ही सेल एक्टिवेट होती है। टी सेल्स जो होती है हेल्पर टी सेल्स वो एक्टिवेट होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जब जाती है और उनमें से अपने स्पेसिफिक टीसीआर जो एंटीजन फ्रेगमेंट होता है वो अपने स्पेसिफिक टीसीआर को सिलेक्ट करती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन या इसे टी सेल सिलेक्शन भी बोलते हैं। तो जब ये बाइंडिंग होती है वैसे ही जो टी सेल का एक्टिवेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये एक्टिवेशन कैसे होता है अब हम वो समझते हैं। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जाती हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पर और वहाँ पे बहुत सारी टी सेल्स से वो एनकाउंटर होती हैं तो एक्टिवेशन प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है। वो कैसे होता है? यहाँ पे सपोज हमने एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लिए, सपोज मान के चलते हैं ये मैक्रोफेज है और ये है CD4 टी सेल। अच्छा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से CD4 जो टी सेल्स है वही बाइंड करती है, क्योंकि CD4 हमेशा MSC सेकेंड से बाइंड करता है और CD8 प्रोटीन जो होती है वो MSC 1 से बाइंड करती है। तो जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जाती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पर तो वो टी सेल्स जिसका जो TCR है यानी टी सेल रिसेप्टर है वो उस एंटीजन फ्रेगमेंट के जिसको उन्होंने MSC सेकेंड प्रोटीन के थ्रू अपनी सरफेस पे बाइंड कर रखा है या डिस्प्ले कर रखा है उसके करस्पॉन्ड होता है, वो उस टी सेल को सिलेक्ट करती हैं, इसे बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन। और उसको जब वो सिलेक्ट करती हैं तो वो जो टी सेल है वो उससे जाके बाइंड कर जाती है। तो जो सबसे पहली जो बाइंडिंग होती है वो होती है बिटवीन MSC सेकेंड यानी उस एंटीजन के बीच में जो एंटीजन MSC सेकेंड से बाउंड है उसके और TCR यानी कि टी सेल रिसेप्टर के बीच में। ये मेन बाइंडिंग है, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बाइंडिंग होती है। और ये जब बाइंडिंग हो जाती है तो सेल को एक सिग्नल मिलता है ग्रो करने के लिए, प्रोलिफरेट करने के लिए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मेन स्टिमुलेशन या मेन बाइंडिंग या प्रिंसिपल स्टिमुलेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको अकम्पेन्ड दिस बाइंडिंग या दिस स्टिमुलेशन इज अकम्पेन्ड बाय सम मोर बाइंडिंग। जैसे कि एक बाइंडिंग होती है B7 जो कि मैक्रोफेज पे B7 प्रोटीन होती है, उसकी बाइंडिंग होती है CD28 प्रोटीन से। और CD40 की बाइंडिंग होती है CD40 लिगेंड
प्रोटीन से, तो ये जो बाइंडिंग होती है ये को स्टिमुलेशन का काम करती है। ये तो होगा मेन स्टिमुलेशन, इसकी बाइंडिंग से सेल को सिग्नल मिला प्रोलिफरेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए। उसके अलावा जो को स्टिमुलेशन होता है वो होता है B7 CD28 के बीच में और CD40 और CD40 लिगेंड के बीच में। तो इन बाइंडिंग से जब ये बाइंडिंग हो जाती है तो सेल को ये स्टिमुलेट करती हैं, एक्टिवेट करती हैं। इसके बाद जो फाइनल बाइंडिंग होती है वो होती है CD4 प्रोटीन की MHC सेकेंड प्रोटीन से। अच्छा, जो TCR है वो एक्चुअल में एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो डिफ्रेंशिएट करता है सेल्फ और नॉन सेल्फ प्रोटीन के बीच में। मतलब उसको ये जो ट्रेनिंग है, जब वो थायमस में उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है टी सेल्स का, तभी ये ट्रेनिंग TCR को, टी सेल रिसेप्टर को दी जाती है सेल्फ और नॉन सेल्फ प्रोटीन के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की, और इसको एजुकेट करने का काम करती है थायमस की सेल्स। तो ये जो एजुकेशन है ये उसे मिलता है थायमस ग्लैंड में। तो इससे ये सेल्फ और नॉन सेल्फ प्रोटीन के बीच में डिफ्रेंशिएट करती हैं, और जब ये इससे बाइंड करती हैं तो ये एक तरह से बाइंडिंग जो होती है वो सेल को स्टिमुलेट करने का काम करती है। तो जैसे ये बाइंडिंग होती है, इसका मतलब ये एक तरह से श्योर हो गई है कि ये एक एंटीजन है, ठीक है, ये एक नॉन सेल्फ प्रोटीन है। अब जैसे ही सेल स्टिमुलेट होती है वैसे ही क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो एक तरह की प्रोटीन सीक्रेट करने लगती है, जिसे बोलते हैं इंटरल्यूकिन 12। ये साइटोकाइंस होते हैं, तो ये साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 12 को सीक्रेट करती है, और यहाँ पे जो टी सेल्स होते हैं उन पर रिसेप्टर पाया जाता है इस प्रोटीन को रिसीव करने के लिए। तो जब इंटरल्यूकिन 12 मैक्रोफेज सीक्रेट करती हैं तो यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं जो इसे रिसीव करते हैं। जैसे ही ये अटैच होता है रिसेप्टर से इंटरल्यूकिन 12, वैसे ही सेल को एक एडिशनल स्टिमुलेशन मिलने लगता है, जिसके रिस्पॉन्स में तो ये जो स्टिमुलेशन मिल रहा है इनकी बाइंडिंग से, एक तो मेन स्टिमुलेशन है, को स्टिमुलेशन है, CD4 का MHC सेकेंड से स्टिमुलेशन है। तो ये सारे स्टिमुलेशन जो मिल रहे हैं सेल को, ये सेल को प्रमोट करते हैं प्रोलिफरेट करने के लिए और ग्रो करने के लिए। और साथ में जब ये स्टिमुलेशन मिल जाता है तब इंटरल्यूकिन 12 सीक्रेट होता है मैक्रोफेज की तरफ से। जैसे ही ये स्टिमुलेशन मिलता है ये एडिशनल स्टिमुलेशन का काम करता है और सेल तेज़ी से ग्रो करने लगती है। और इसमें से कुछ जो सेल्स होती है जब स्टिमुलेट हो जाती है तो इसमें से भी कुछ साइटोकाइन सीक्रेट होने लगते हैं। एक साइटोकाइन जो सीक्रेट होता है वो होता है इंटरफेरॉन गामा। तो मैक्रोफेजेस तो इसे भेज रहे हैं इंटरल्यूकिन 12, ये इंटरफेरॉन गामा सीक्रेट करती है जो ये भेजती है मैक्रोफेज की तरफ, ठीक है। ये सीक्रेट होके जाते हैं मैक्रोफेज की तरफ और उसे एक्टिवेट करते हैं। जो इंटरफेरॉन गामा है ये एक तरह से सिग्नल देने का काम करते हैं मैक्रोफेजेस को कि हाँ हमें स्टिमुलेशन मिल गया है, बाइंडिंग हो गई है, हम स्टिमुलेट हो गए हैं। तो ये एक तरह से सिग्नल देने का काम कर रहे हैं मैक्रोफेजेस को। साथ में ये सिग्नल ये दे रहे हैं कि और जिससे कि और मैक्रोफेजेस आएँ और अपना काम तेज़ी से करें, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 12 इज सीक्रेटेड बाय मैक्रोफेजेस और बदले में जो टी सेल्स होती हैं वो सीक्रेट करती हैं इंटरफेरॉन गामा। इसके अलावा जब ये स्टिमुलेशन मिल जाता है तो क्या होता है कि जीन जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो एक्टिवेट हो जाते हैं और ट्रांसक्राइब करने लगते हैं डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन में। तो एक तो प्रोटीन मैंने बताया कि इंटरफेरॉन गामा सीक्रेट, इसके अलावा भी बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। उनमें से एक है इंटरल्यूकिन 2, जो सेल होती है सीक्रेट करने लगती है इंटरल्यूकिन 2। लेकिन इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट करने से पहले ये बनाती है इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर। दिस इज इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर। तो इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट करने से पहले ये बनाती है इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर। तो जब ये इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट होता है तो ये अपने ही सेल के इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर से जाके अटैच हो जाता है और सेल को एक्टिवेट करता है। ये जो एक्टिवेशन है ये प्रमोट करता है सेल को डिवाइड करने के लिए थ्रू माइटोसिस। तो ये जो एक्टिवेशन है जिसमें सेल जो साइटोकाइन सीक्रेट कर रही है वो अपनी ही सेल के रिसेप्टर से जाके अटैच हो रहा है और सेल को एक्टिवेट कर रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोक्राइन एक्टिवेशन, यानी सेल खुद को ही अपने आप को ही एक्टिवेट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा ये जो इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट हो रहा है वो खुद को तो एक्टिवेट कर रहा है सेल को, साथ में ये जो दूसरी सेल्स होती हैं जैसे नेचुरल किलर सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं या जो दूसरी इम्यून सेल्स है ये उनको भी एक्टिवेट करने का काम करता है। इसके अलावा टी सेल जो होती है वो सीक्रेट करती है इंटरल्यूकिन 1, जो
जो नाइव टी सेल्स होती हैं उनको एक्टिवेट करती है और उन्हें बनाती है एक्टिव टी सेल में कन्वर्ट करती है। तो इंटरल्यूकिन 1 भी सीक्रेट हो रहा है, इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट हो रहा है। इंटरल्यूकिन 2 क्या कर रहा है, जो दूसरी सेल्स हैं एनके यानी नेचुरल किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, मैक्रोफेजेस और दूसरी सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है। साथ में ये खुद अपनी ही सेल को भी स्टिमुलेट कर रहा है क्योंकि उसका रिसेप्टर ऑलरेडी बन चुका है जीन्स के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा और भी साइटोकाइन सीक्रेट होते हैं जैसे इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, ये एक्टिवेट करते हैं बी सेल्स को। इसके अलावा जो इंटरफेरॉन गामा जो सीक्रेट कर रही थी सेल, वो यहाँ पे बी सेल्स के लिए भी काम करती है और बी सेल को एक्टिवेट करती है और बी सेल को कन्वर्ट कर देती है प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल जो होती हैं वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करती हैं। लेकिन इस प्रोसेस को, जो बी सेल एक्टिवेशन का प्रोसेस है, उसे हम बाद में समझेंगे। तो इस तरह से जब एक्टिवेशन होता है यानी कि जब बाइंडिंग होती है, तो सबसे पहले मेन बाइंडिंग होती है MHC सेकेंड और TCR के बीच में, मतलब एंटीजन और TCR के बीच में। उसके बाद इसे बोलते हैं मेन स्टिमुलेशन। उसके बाद को स्टिमुलेशन होता है जो दूसरे रिसेप्टर्स हैं जैसे B7 और CD28 के बीच में, CD40 लिगेंड के बीच में, और CD4 बाइंड करती है MHC सेकेंड से। तो ये जो प्रोसेस होता है ये स्टिमुलेट करता है सेल को, जिससे कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं, कुछ साइटोकाइन सीक्रेट होते हैं। इनमें से एक होता है इंटरल्यूकिन 12 जो मैक्रोफेज सीक्रेट करती हैं, और जो हेल्पर टी सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, ग्रो करने लगती हैं, और साथ में कुछ साइटोकाइन सीक्रेट करती हैं जैसे इंटरफेरॉन गामा, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 4, 5। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, एक तरह से एक केमिकल टॉक होती है सेल्स के बीच में। तो इस तरह से एक्टिवेशन का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया कि जो टी सेल्स होती हैं ये इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट कर रही हैं जो अपनी सेल को एक्टिवेट कर रहा है, जैसे बोलते हैं ऑटोक्राइन एक्टिवेशन। लेकिन जैसे ही ये सिग्नल मिलता है, यानी कि जो इंटरल्यूकिन 2 है वो अपने ही रिसेप्टर से, अपनी ही सेल के रिसेप्टर से जाके अटैच हो जाता है, तो ये जो स्टिमुलेशन है या ये जो सिग्नल है वो सेल को प्रमोट करता है डिवाइड करने के लिए, जिससे सेल क्या होती है, माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू डिवीज़न स्टार्ट कर देती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोनल एक्सपेंशन, यानी कि सेल जो हो रही है वो डिवाइड करना शुरू कर रही है, ये सिग्नल का काम कर रहा है सेल को डिवाइड करने के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोनल एक्सपेंशन। अब ये डिवीज़न कैसे होता है वो देखते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से टी सेल एक्टिवेट होती है इस बाइंडिंग की वजह से, और जो स्टिमुलेशन मिलता है टी सेल्स ग्रो करने लगती है, प्रोलिफरेट करने लगती है और एक्टिवेट हो जाती है। साथ में हमने ये भी देखा कि जो टी सेल्स है इंटरल्यूकिन 2 सीक्रेट करती है जो कि अपने ही सेल के रिसेप्टर से, जो कि जीन्स बनाते हैं, इंटरल्यूकिन 2 के रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाती है, इसे बोलते हैं ऑटोक्राइन एक्टिवेशन। और ये सिग्नल का काम करती है, ये सेल को सिग्नल देती है डिवाइड करने के लिए माइटोटिक डिवीज़न के थ्रू, इसे बोलते हैं क्लोनल एक्सपेंशन, और सेल जो होती है वो डिवीज़न स्टार्ट कर देती है। तो ये जो एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल्स है, जैसे ही इसको ये सिग्नल मिलता है इंटरल्यूकिन 2 का, ऑटोक्राइन एक्टिवेशन मिलता है, एक्टिवेशन का सिग्नल मिलता है, ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है और अपने जैसे बहुत सारे क्लोन बनाती है। इनमें से कुछ सेल्स जो होती हैं वो मेमोरी टीएस सेल की तरह प्रिजर्व हो जाती हैं आगे के लिए। ये लॉन्ग लिव्ड सेल्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं मेमोरी सेल्स, आगे के लिए प्रिजर्व हो जाती हैं। जब भी इन्फेक्शन होता है विद सेम एंटीजन तो ये तेज़ी से काम करती हैं। और कुछ सेल जो होती हैं वो होती है इफेक्टर टीएस सेल, ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं, यानी कुछ टाइम तक रहती हैं और अपना काम करती हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट। इसी तरह से कुछ सेल्स बन जाती हैं मेमोरी सेल्स और कुछ सेल्स बन जाती हैं इफेक्टर टीएच सेल्स। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझने की कि जो हेल्पर टी सेल्स हैं इनको हेल्पर टी सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हेल्पर टी सेल्स हैं वो इन्फेक्टेड सेल्स को किल नहीं करती हैं, वो डिस्ट्रॉय करने का काम नहीं करती हैं, वो डायरेक्टली उसे किल नहीं करती हैं या उसे डिस्ट्रॉय नहीं करती हैं इन्फेक्टेड सेल को, बल्कि ये जो हेल्पर टी सेल्स हैं ये जो दूसरी इम्यून सेल्स हैं, चाहे वो बी सेल्स हों, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हों, मैक्रोफेजेस हों, नेचुरल किलर सेल्स हों, और दूसरी इम्यून सेल्स को ये एक्टिवेट करने का काम कर रही हैं। कैसे एक्टिवेट कर रही हैं? इनसे बहुत सारे जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं या साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं उसके थ्रू ये दूसरी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करती हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है हेल्पर टी सेल्स। ये डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल्स को किल नहीं करती, ये काम होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल का। हेल्पर टी सेल का काम होता है दूसरे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करना, दूसरी इम्यून सेल्स को भी प्लस अपनी जो दूसरी टी सेल्स हैं उनको भी एक्टिवेट करने का काम करती हैं। तो
आज की वीडियो में इतना ही। आप आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि किस तरह से जो टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स हैं, उनका एक्टिवेशन होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।